गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ये आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं थोड़ा अलग तरीके से करना चाहता हूँ। रीज़न बीइंग, जो सारे के सारे ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं आज और कल के न्यूज़पेपर्स में, वो सब कुछ यूएस और ईरान ने जो स्ट्राइक किया है, यूएस और इजराइल ने जो स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर, उससे रिलेटेड है। अब ऊपर ऊपर से तो ये बेसिक सी खबर है कि अमेरिका और इजराइल ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक किया और ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया। पर सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से हमें थोड़ा और डिटेल में जानना होगा। एज ए कॉमन पर्सन भी सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं है। इफ़ वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटायर इशू, तो हमें कुछ हिस्ट्री भी देखना होगा ताकि हम पूरे मामले को समझ पाएँ। आखिर अमेरिका या इजराइल ईरान के अगेंस्ट है क्यों, वो चाहते क्या है, सुप्रीम लीडर को क्यों मार दिया, क्या होता है सुप्रीम लीडर का पोजीशन ईरान के अंदर, ये सारी बातें समझते हैं। 4 मुख्य पॉइंट्स हैं इस पूरे इशू से रिलेटेड। अगर हम इनको समझ गए तो ये पूरा का पूरा मामला हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे और उससे हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बड़ी अच्छी समझ भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी बताऊंगा। इसी अगर हम बात कर रहे हैं अभी वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स की, क्योंकि ईरान वेस्ट एशिया में आता है। अमेरिका ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर के। तो 3 मुख्य देशों के बारे में बातचीत होगी और वहां स्ट्राइक करके उनके सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया, मार दिया, ये खबर है। बट क्यों ऐसा किया, इसके पीछे आपको 4 मेन रीजन समझने होंगे। पहला है 1979 का ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन, एक क्रांति आई ईरान के अंदर 1979 में। उसने वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को, ये जो रीजन है ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है, उसका वेस्टर्न साइड में वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया में 3 मेजर पावर्स हैं, ईरान, सऊदी अरबिया एंड इजराइल। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं ईरान और इजराइल के ऊपर। ये 1979 में जो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, ईरान के अंदर एक क्रांति आई, इसने वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। क्या हुआ 1979 में कि यहां पे एक डिक्टेटर रूल किया करते थे प्री 1979, शाह रेजा पहलवी मोनार्की था वहां पे, एक डिक्टेटर रूल कर रहे थे, मतलब सॉर्ट ऑफ ए किंग। एंड दिस पहलवी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ बैकिंग फ्रॉम यूएस। वो इसलिए क्योंकि यूएस का हमेशा से इस एरिया में इंटरेस्ट रहा है। दिस एरिया इज रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ के अलग अलग देशों के साथ यूएस एक नहीं तो अलग तरीके से अपने रिलेशंस मेंटेन करता रहा है, ताकि उसको कंसेशनल रेट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट कह ले या कंसेशनल रेट पे, उसकी कंपनियों को वहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने का मौका मिले और यूएस को, यूएस की इकोनॉमी को इसका फायदा हो। तो पूरा बैकिंग रहा शाहरेजा पहलवी को। शाहरेजा पहलवी इसके बदले में खूब सारा रिसोर्स अमेरिका को देता रहता था। तो इस कारण से जो लोकल इकोनॉमी है उसको ज़्यादा फायदा नहीं होता था, लोकल लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता था, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां आकर के ऑयल नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों के मन में एक रिसेंटमेंट आना शुरू हुआ अगेंस्ट पहलवी रेजीम, और 1979 में रिवॉल्यूशन आया जिसमें पहलवी रेजीम वाज रिमूव्ड। अब ये रिवॉल्यूशन सिर्फ पहलवी रेजीम के अगेंस्ट नहीं है, ये अमेरिका के अगेंस्ट भी है, क्योंकि पहलवी वाज एक्टिंग इन कोऑर्डिनेशन विथ अमेरिका। तो उस रिवॉल्यूशन के दौरान अमेरिकन एम्बेसी जो ईरान में थी उस पर भी अटैक हुआ। अमेरिकन ऑफिसर्स जो ईरान में थे, एम्बेसी में काम कर रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक हुआ। दे हैड टू लीव द कंट्री। तो उसके बाद से अमेरिका और ईरान के रिलेशंस पूरी तरह से खराब हो गए आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन। और जिस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम ईरान ने उसके बाद अडॉप्ट किया,
वो पॉलिटिकल सिस्टम को कहा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये थोड़ा ऑक्सीमोरन या कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का टर्म है। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जनता का शासन होगा। रिपब्लिक का तो मतलब ये होता है। इस्लामिक एट द सेम टाइम मीन्स कि द रिलीजियस लीडर्स विल हैव द अल्टीमेट से, दोज हु आर अनॉइंटेड बाय द गॉड, अब ये प्रॉफिट विल हैव द अल्टीमेट से। तो इस्लामिक रिपब्लिक वर्ड एक साथ पूरा कंसिस्टेंट है नहीं, बट दे समहाउ अडॉप्टेड दिस मॉडल, जिसके अंतर्गत दे हैव अ पार्लियामेंट, जिसको वो लोग मजलिस कहते हैं, दे हैव अ प्रेसिडेंट, जो एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होना चाहिए, बट ओवर एंड अबव दिस पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट दे हैव द पोजीशन ऑफ सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉफिट, मतलब वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को इन्फोर्स कराना उसकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। ठीक है, और बाकी इन जनरल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रन इन लाइन विथ डेमोक्रेसी या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए इस सिस्टम को कहा गया इस्लामिक रिपब्लिकन सिस्टम। अब जो सुप्रीम लीडर है, इसका लक्ष्य है कि इस्लामिक आइडियाज को इंपोज करे। अब इस्लामिक आइडिया जब भी इंपोज किए जाएंगे, अपने इकोनॉमी पे जब भी फोकस किया जाएगा, नेचुरली अमेरिका विल नॉट लाइक इट। इसके पहले ईरान काफी सेकुलर हुआ करता था शाह रजा पहलवी के रिजीम में, यहां जाकर के थोड़ा ऑर्थोडॉक्स होने लगा ईरान। 1979 से पहले ईरान काफी सेकुलर हुआ करता था, यहां ऑर्थोडॉक्स होने लगा। वीमेन के राइट्स पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने लगे। तो ईरान के अंदर भी एक मिक्स्ड इमोशन सा है अगेंस्ट या टुवर्ड्स दिस न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। देयर आर फ्यू सपोर्टर्स बट देयर आर मेनी क्रिटिक्स एज वेल। तो ईरान इज ऑल्सो इंटरनली डिवाइडेड। ये सिस्टम चलता रहा। सुप्रीम लीडर अभी तक दो ही हुए हैं, 1979 से लेकर के 89 तक खोमेने, एंड 79 से 89 तक खोमेने थे, और उसके बाद से अभी तक 2026 तक खोमेनेई। दोनों का नाम में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। रुहुल्लाह खोमेनी एंड अयतोल्ला अली खोमेनेई, ठीक है। ये अभी 2026 तक, राइट सिंस 1989 सुप्रीम लीडर थे जिनके ऊपर अटैक किया गया और जिनको मारा गया। मारने के पीछे कारण 1979 में उसका रूट आपको दिख रहा है। द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट स्टार्टेड इन ईरान आफ्टर 1979 वाज नॉट लाइक्ड बाय अमेरिका। दिस पॉलिटिकल regime would not favor America the way they had been favoring, or the way Pahlavi regime had been favoring America till 1979. अब अमेरिका को ईरान में कोई, वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर कोई उसको क्लेम नहीं कर पा रहा था। वो उसको कोई भी रिसोर्सेज ऐसे कंसेशनल रेट पे नहीं मिल पा रहे थे जो पहले उसको पहलवी रिजाइम में मिलते थे। तो यहां पे है रूट ईरानियन रिवॉल्यूशन। चूंकि अमेरिका के अगेंस्ट क्रांति हुई है तो अमेरिका के साथ उसके रिलेशंस तब से खराब हैं। अब इसमें थोड़ा इजराइल फैक्टर ऐड कर दीजिए। एक दूसरा देश है इजराइल। इस पूरे वेस्ट एशिया में इकलौता नॉन इस्लामिक देश इजराइल, जूस देश है, यहूदियों का देश है। इसको बनाने में भी अमेरिका ने काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया 1948 में। तो जूस लोगों को अमेरिका काफी सपोर्ट करता रहा है। इजराइल नया देश बनाने में भी अमेरिका ने एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया 1948 में, यूएन रिजोल्यूशन पास करा करके। ये जो आप जगह देखेंगे जहां पे अभी इजराइल देश बसा हुआ है, ये एक ट्राई जंक्शन पे है। एक तरफ से यूरोप है, दूसरे तरफ से अफ्रीका है, तीसरे तरफ से एशिया है। यहाँ पे जूडिया ट्राइब के लोग काफ़ी लंबे समय से रहते आ रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द ट्राई जंक्शन, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, दे हैव बीन फेसिंग कॉन्स्टेंट इन्वेजन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। इस कारण से यहाँ के लोग माइग्रेट आउट कर गए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के सेटल हो गए।
स्कैटर्ड तरीके से, जहां भी गए वहां पे वो माइनॉरिटी में रहे। लेकिन ज्यूस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, दे आर कंसिडर्ड, जहां पे भी गए दे मेंटेन क्वाइट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो अमेरिका में भी न्यूमेरिकली दे आर माइनॉरिटी, बट दे होल्ड क्वाइट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन एज फार एज वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, बिजनेस इज कंसर्न। अभी ज्यूस लोगों के अगेंस्ट मेन हेट्रेडनेस चैनलाइज किया हिटलर ने ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में। क्योंकि देखिए हिटलर एक अलग ही फिलॉसफी लेकर के चल पड़ा था, आर्यन रेस, प्योर ब्लड, जिसको नाजिज्म की फिलॉसफी कहते हैं, और उसको जर्मनी के लोगों को यूनाइट करना था। और यूनाइट करने के लिए उसको जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी समझ आई वो थी हेट्रेडनेस की। किसी के अगेंस्ट अगर नफरत की भावना आप लाएं तो उससे लोग जो हैं बहुत जल्दी यूनाइट हो जाते हैं। अगर आप किसी को अपना खतरा बताएं कि ये हमारे लिए खतरा है, उसके खिलाफ आप नफरत की भावना जनरेट करें, तो लोग बड़े आसानी से यूनाइट हो जाते हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेडनेस प्रैक्टिस किया हिटलर ने ज्यूस के अगेंस्ट इन ऑर्डर टू यूनाइट जर्मन्स, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसको जर्मनी को रिवाइव करना था, उसका एजेंडा था ये। ज्यूस के अगेंस्ट जो हेट्रेडनेस चैनलाइज किया उसने, उसके बाद उसने कई सारे कंसंट्रेशन कैंप बनाए, एक्सटर्मिनेशन कंसंट्रेशन कैंप, जहां पे जूस लोग दे वर सब्जेक्टेड टू ऑल सॉर्ट ऑफ एट्रोसिटीज टिल डेथ। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और 2 से पहले जो जूस लोगों के अगेंस्ट एट्रोसिटीज की हिटलर ने, उसके बाद से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आने लगी। वो डिमांड पहले से भी थी कि जूस शुड गो बैक टू देयर एंसेस्ट्रल लैंड एंड क्रिएट देयर ओन कंट्री। इसको कहा जाता है जैनिज्म मूवमेंट। दैट जैनिज्म मूवमेंट स्टार्टेड फॉर्मली इन 1890 ओनली बाय अ ज्यूस लीडर थियोडर हर्जल। बट एक फीलिंग इनके मन में पहले से थी कि हमें वापस जाना चाहिए और अपने एंसेस्ट्रल लैंड पे बैठ जाकर के अपना एक अलग देश बनाना चाहिए, जो पहले 3000 साल पहले हुआ करता था। ये फीलिंग और स्ट्रांग हो गई ड्यूरिंग दैट कंसंट्रेशन कैंप वाला फेज, जहां पे इनको एक्सटर्मिनेट किया गया। तो जूस लोगों के लिए एक सिंपथी सी क्रिएट हो गई एट दैट टाइम। और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हिटलर वाज एलिमिनेटेड, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया और यूनाइटेड नेशंस पे एक रेजोल्यूशन ला करके इजराइल एक देश बनाया गया फॉर ज्यूस कम्युनिटी। बट यहां पे पहले से जो इस्लामिक लोग रह रहे थे उनको कहा जाता है पैलेस्टीनियंस। उनके लिए 2 छोटी छोटी टेरिटरी भी दी गई। तो बेसिकली इस लैंड पे जहां पे पहले पैलेस्टीनियन ज्यादातर रह रहे थे, जूस लोग आ करके यहाँ सेटल हो रहे थे जमीनें खरीद करके, बट ऑफिशियली उनका कोई अपना देश नहीं था। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जूस लोगों के लिए सिंपैथी हो गई थी पूरे दुनिया भर में, बिकॉज ऑफ एट्रोसियस एक्टिविटीज कमिटेड बाय हिटलर। तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म पे रेजोल्यूशन पास करके एक देश बनाया गया, इजराइल। इनफैक्ट 2 स्टेट थ्योरी लाई गई कि इस लैंड को डिवाइड किया जाएगा और 2 देश बनाए जाएंगे, इजराइल एज वेल एज पैलेस्तीन। पैलेस्तीन की टेरिटरी जहां पे पैलेस्तीनियन लोग ज़्यादा सेटल्ड हैं वो रखी जाएगी। तो एक तरफ बनाया गया गाजा और दूसरे तरफ वेस्ट बैंक। तो इस तरीके से एक देश बना इजराइल। अभी इजराइल जो है वो प्रो यूएस है हमेशा, या यूएस हमेशा प्रो इजराइल है। इसके पीछे एक कारण तो जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे ज्यूस लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। दूसरा, अमेरिका वांट्स टू हैव अ चेक पोस्ट इन वेस्ट एशिया। अमेरिका वांट्स टू हैव एन एलाई इन वेस्ट एशिया जो उसको एक्सेसिबिलिटी दे वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए। ठीक है, तो इस कारण से भी ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका मेंटेन्स गुड टाइज विथ इजराइल। अब ईरान एंटी यूएस है 1979 से, उसके पहले प्रो यूएस था तो प्रो इजराइल भी था। इजराइल तो बन गया 1948 में, और यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं टिल 1979। और 1979 के बाद से एंटी अमेरिका तो एंटी इजराइल भी। अब यहां पे जो देश बनाया गया है इजराइल, इजराइल को अगर हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रेच करके देखें तो यहां इसके इस रीजन में है गाजा,
यहां पे है वेस्ट बैंक। जब रिजोल्यूशन पास करके दो देश बनाने की बात की गई तो पैलेस्टीनियन लोग सपोर्टेड बाय अदर इस्लामिक कंट्रीज इन दिस रीजन अपोज दिस आइडिया कि नहीं, हम एक अलग देश इजराइल क्यों बनने दें, ये तो कोलोनाइजेशन हो गया, इंपीरियलिज्म हो गया, जबरदस्ती वाली बात हो गई, क्यों अलग देश बनना चाहिए। तो दे रिजेक्टेड दैट प्रपोजल एंड सारे इस्लामिक देशों ने मिलकर के कोऑर्डिनेटेड अटैक किया यहाँ पे जो नया देश बनाया गया था इजराइल, उसके अगेंस्ट 1948 में। तो एक तरफ जैसे ही इजराइल नया देश बना, इस्लामिक कंट्रीज अटैक्ड ओवर इजराइल। इसको कहा गया है फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। 1948 से लेकर के 49 के बीच में लड़ा गया। इस तरह के 4 अरब इजराइल वॉर लड़े गए हैं। जो एक नया देश बना है ये सरवाइव नहीं कर पाता अगर इसको अमेरिका सपोर्ट नहीं करता। तो ये नया नया देश बना है अभी 1948 में और इसके ऊपर कोऑर्डिनेटेड अटैक हो जाए चारों तरफ से, तो कैसे सरवाइव करेगा। राइट फ्रॉम जॉर्डन टू इजिप्ट सब अटैक कर दे, कैसे सरवाइव करेगा। इट कुड नॉट, बट इट येट सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ यूएस सपोर्ट। पहले अरब इजराइल वॉर के बाद जब इजराइल सरवाइव कर गया तो उसके बाद से इजराइल हैज बिकम मोर अग्रेसिव एंड सिंस देन इजराइल इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ 2 स्टेट कि अब 2 स्टेट तो नहीं बनना चाहिए, अब 2 स्टेट नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो बातें कह रहे हैं अरबिक लोग वही बात कह रहा है इजराइल कि हाँ 2 देश तो नहीं होना चाहिए। अरबिक लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ 2 देश नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक देश होना चाहिए पैलेस्टीन। इजराइल कह रहा हाँ हाँ 2 देश तो नहीं होना चाहिए, बस एक होना चाहिए इजराइल। और तब से जो ऑफिशियली जो डेजिग्नेटेड एरिया था पैलेस्टीन के लिए उसमें से भी इंक्रोचमेंट किए जा रहा है इजराइल। अदरवाइज ये जो जितना एरिया आप देखते हैं गाजा और वेस्ट बैंक का, उससे ज़्यादा एरिया था ऑफिशियली जो उनको एलोकेट किया जाना था टू क्रिएट ए न्यू कंट्री पैलेस्टीन। दोनों टेरिटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्मॉल पैच ऑफ लैंड भी था। इजराइल तब से अक्वायर किए जा रहे हैं एंड पैलेस्टीनियंस हैव बीन नाउ लिमिटेड टू वेरी नैरो टेरिटरी वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। अब इजराइल जो काफ़ी अग्रेसिव स्टैंस लेता रहा है अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, इसके अगेंस्ट गाजा रीजन में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन राइज हुआ हमास, जो अब इजराइल के ऊपर अटैक करते रहता है। वो अब कह रहा है कि वी आर फाइटिंग फॉर आवर इंडिपेंडेंस। वो कह रहा है कि नहीं, वो अभी भी वही पुराना स्टैंस कि इजराइल देश होना ही नहीं चाहिए, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती बिठाया गया है। तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, वो मिलिटेंट भी कह लीजिए, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम भी गाजा रीजन का वही देखता है। ये है ये और ये टेरिटरी मिलाकर कही जाती है पैलेस्टीन, बट यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम जो है इट इज मैनेज बाय एन अथॉरिटी जिसका नाम है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। यहाँ पे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी हमास ही देखता है। ये हमास टाइम टू टाइम अटैक करता रहता है इजराइल पे फ्रॉम द गाजा साइड। यही एक मेजर अटैक किया इसने 7 अक्टूबर 2023 में। बहुत सारे इजरायली सिटीजन्स को, साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस को हॉस्टेज बना लिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया। उसके बाद से कंटिन्यूअसली इजराइल इज बॉम्बिंग गाजा रीजन विद द एम ऑफ सो कॉल्ड एम ऑफ एलिमिनेटिंग हमास। बट हमास के चक्कर में बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हो रहा है, कई सारे इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तो लगभग 2.5 साल बीत गए ये कंटिन्यूअस बम्बार्डिंग के। दिस हैज इमर्ज्ड टू बी वन ऑफ द सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मोस्ट सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन मॉडर्न टाइम। तो अब डोनाल्ड ट्रंप लेकर के आए गाजा पीस प्लान कि हम पीस कराएंगे, पीस कराएंगे, 20 पॉइंट्स गाजा पीस प्लान। उसके पीछे अब कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के कि सर जब अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है तो फिर वो पीस प्लान क्यों ला रहा है, उनको अटैक करने देता गाजा रीजन में, पीस प्लान क्यों लेकर के आ रहा है। देखो ये इसका दोस्त है और इसकी इससे लड़ाई हो गई, इसने इसको भरपूर पीट दिया, 2-3 साल पीट दिया। अब पूरी दुनिया इसके खिलाफ ना हो जाए उसके पहले इसने पीट दिया। ये कह रहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं जब तक जान से ना मार दूं। अब ये कह रहे नहीं भाई लड़ाई ठीक बात नहीं है, ठीक बात नहीं, ठीक बात नहीं है। आफ्टर सम पॉइंट यू नीड समवन टू होल्ड यू बैक कि नहीं नहीं मैं तो मार ही देता, तुमने बचा लिया बस। तो अमेरिका कह रहा
कि भाई लड़ाई ठीक बात नहीं है, इजराइल कह रहा है कि ठीक है अब तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, हमास को सरेंडर करना पड़ेगा। गाजा पीस प्लान में वो भी एक बात है, और हमास 2 साल से इतना पिट चुका है कि अब वो थोड़ा सा पीस या नेगोशिएशन के लिए तैयार है। तो ये एक तरीके से अब पुल आउट करने की स्ट्रैटेजी है, एक ग्रेसियस पुल आउट की स्ट्रैटेजी है पीस प्लान, जिसमें इजराइल और अमेरिका दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस इजराइल इज प्रो यूएस, ईरान नेचुरली इज एंटी अमेरिका, सो एंटी इजराइल एज वेल। ईरान ने एक नेटवर्क बनाया है वेस्ट एशिया में मिलिटेंट ग्रुप्स का, उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें ईरान जो है उन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। ईरान के हिसाब से इजराइल इज एन इविल कंट्री। ईरान को बहुत ज्यादा पैलेस्टीनियन कंसर्न से लेना देना नहीं है, क्योंकि पैलेस्टीनियन जो हैं दे आर एसेंशियली अ मेजॉरिटी, दे आर सुन्नी। ईरान जो एक शिया देश है, तो ईरान को पैलेस्टीनियन कंसर्न से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। पैलेस्टीनियन कंसर्न से ज्यादा लेना देना सऊदी अरबिया को है। लेकिन ईरान और सऊदी अरबिया आपस में दुश्मन है बिकॉज ऑफ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, और ईरान दुश्मन है अमेरिका का, तो सऊदी अरबिया समहाउ इज एन एलाई ऑफ अमेरिका। लेकिन ईरान इजराइल को के अगेंस्ट हॉस्टाइल टेंडेंसी मेंटेन करता है बिकॉज ऑफ अमेरिका फैक्टर राइट सिंस 1979 एंड इट्स इस्लामिक रिपब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो कई सारे इंसर्जेंट या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ ईरान कोऑर्डिनेट करता है, उसमें से एक ग्रुप है हमास। और इस 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के राइट फ्रॉम हुतीस इन यमन से लेकर के हमास, ये सब ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया, इसको कहा गया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। देयर एम इज टू स्टॉप इजराइल। सो हमास को एक तरफ प्रेशराइज किया 2 साल लगातार बॉम्बार्डिंग करके इजराइल ने, और अब अमेरिका कह रहा है कि पीस कर लो, हमास कह रहा हां सर पीस कर लेते हैं। और हमास को पीछे से सपोर्ट कर रहा था ईरान बाय क्रिएटिंग दिस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब ईरान को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है ताकि इजराइल की सुप्रीमेसी जो है वेस्ट एशिया में, इजराइल की सिक्योरिटी जो है वेस्ट एशिया में पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए। क्या बात समझ रहे हैं? तो हमास को पीस टेबल पे ले आया, और साथ ही साथ ईरान को अब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम बदला है, जहां से सारी कहानी शुरू हुई है, उसको वापस से उस पुराने मोड में लाना है। इस सिस्टम को खत्म करो, और ऐसा कुछ, अब वापस से डिक्टेटरशिप तो नहीं ला सकते, लेकिन नाम का डेमोक्रेसी ले आएंगे, नाम का इलेक्शन करवाएंगे, और फिर ऐसी सरकार वहां पे बिठा देंगे जो फिर से पपेट की तरह काम करेगी जैसे पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो दूसरा मामला है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का, जिसमें हमास भी एक विंग था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का। हमास को एलिमिनेट किया अलग, अब ईरान के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, तीसरा जो है वो रसिया फैक्टर कह सकते हैं या नेचुरल गैस फैक्टर कह सकते हैं। देखिए सारी कहानी रसिया भी तो देख रहा है कि क्या चल रहा है वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में अमेरिका का एलाई तो इजराइल खुलेआम है, साफ साफ। अमेरिका का एलाई सऊदी अरबिया भी है, जबकि सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में ज्यादा कट्टरता होनी चाहिए बिकॉज ऑफ पैलेस्टीनियन फैक्टर। लेकिन चूंकि दोनों एंटी ईरान है, इसलिए समहाउ अमेरिका एंड सऊदी अरबिया आल्सो मेंटेन गुड टाइज। सऊदी अरबिया और इजराइल एक साथ आ रहे हैं एज पर अब्राहम अकॉर्ड्स। मैंने 2-4 दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया, अब्राहम अकॉर्ड्स का सीधा सीधा हिस्सा सऊदी अरबिया नहीं है, क्योंकि वो सामने आकर के सपोर्ट नहीं कर सकता। सऊदी अरबिया आल्सो इज ए मोनार्की, अल साउद फैमिली इज रूलिंग देयर। अब वो सामने आकर के इजराइल के साथ अगर हाथ मिला लेगा तो वहां के लोग उस फैमिली के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं, इसलिए वो बड़ा कैलिब्रेटेड एक्शन ले रहा है। लेकिन अपने जो एलाइज हैं यूएई वगैरह, उनके थ्रू वो इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि यूनिफाइंग फैक्टर है अमेरिका। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सब ईरान के दुश्मन हैं तो आपस में ये दोस्त हैं, लेकिन ये ऑफिशियली इसके साथ दोस्ती कर नहीं सकता। यू नो द रीजन, पैलेस्टीनियन रीजन, क्योंकि पैलेस्टीनियंस एसेंशियली हैं सुन्नी लोग, और सुन्नी लोग ही हैं, रहते हैं मेजॉरिटी में सऊदी अरबिया में। आप हाथ मिलाओगे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, लोग रिवोल्ट कर देंगे। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू इनडायरेक्टली दे आर कमिंग टुगेदर। ये सारी बातें रसिया देख रहा है,
कि यार ये अमेरिका धीरे धीरे पूरे वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को कैप्चर कर लेगा, और रसिया अंडर व्लादिमीर पुतिन वांट्स टू रिवाइव इट्स ग्लोरी ऑफ कोल्ड वॉर टाइम। पुतिन चाहते हैं कि वो वापस से हमारा ऑरा आए जो कोल्ड वॉर के टाइम में था। हम अमेरिका पे डोमिनेट ना करें तो कम से कम बराबर तो देखा जाए, बराबरी में भी नहीं देखा जा रहा है। अब वेस्ट एशिया के अंदर रसिया विल नेवर वांट ईरान टू फॉल। ईरान का जो ये इस्लामिक रिपब्लिकन सिस्टम है, सुप्रीम लीडर वाला जो कॉन्सेप्ट है, रसिया नहीं चाहेगा कि ये फॉल करे, तो रसिया उसको सपोर्ट करता रहा है। अच्छा, रसिया हैज बीन सपोर्टिंग ईरान बिकॉज इट वांट्स टू रिवाइव इट्स लॉस्ट ग्लोरी, वो तो है ही। एक फैक्टर है नेचुरल गैस का भी। देखिए, क्रूड ऑयल फ्यूल की तरह काम करता रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल की तरह काम करता रहा है, बट क्रूड ऑयल इज पॉल्यूटिंग। क्रूड ऑयल ऑल्सो लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके रेस्पेक्ट में नेचुरल गैस इज क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, और नेचुरल गैस में ईरान और रसिया ये लीडर्स हैं। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दुनिया का 45% नेचुरल गैस इनके पास है। तो रसिया इस कारण से भी चाहता है कि ईरान हमारे साथ बना रहे, ताकि नेचुरल गैस, जिसको कहा जाता है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, उस पे हमारा कंट्रोल रहे, ताकि हम मिलकर के दुनिया को डोमिनेट करें। तो रसिया इसी कारण से हैज बीन पुटिंग इट्स वेट बिहाइंड द करेंट रेजिम ऑफ ईरान, द सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खोमेनी, ताकि वो एंटी यूएस तो है ही, तो उससे रसिया की अपनी जो ग्लोरी है उसको रिवाइव करने में मदद मिलेगी। प्लस नेचुरल गैस को लेकर के अगर हम लोग कोऑपरेट करने लगे तो वी विल बी एबल टू कंट्रोल द वर्ल्ड इकोनॉमी इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स बिकॉज इट इज फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ये तीसरा पॉइंट है। बट चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है न्यूक्लियर वेपन। ईरान, चौथा पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए। ईरान जब शाह रेजा पहलवी के रिजीम में था तो उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने वाला देश अमेरिका ही है। 1960s में आइजनहुवर एटम फॉर पीस प्रोग्राम के अंतर्गत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस, ठीक है। ईरान ने उसके मदद से कई सारे अपने न्यूक्लियर साइट्स बनाए फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन, ठीक है। फिर 1979 में रेजिम चेंज हो गया। उसके बाद से ईरान के ऊपर एलिगेशंस हैं बार बार कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब आप कहेंगे क्या प्रॉब्लम है, बना रहा है तो बनाने दीजिए। कई सारे देशों ने बनाया है, भारत ने भी बनाया है, पाकिस्तान ने भी बनाया है। अब यहां पे एक इंटरनेशनल ट्रीटी पिक्चर में आती है, इसका नाम है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी के हिसाब से 1967 तक जिन देशों ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, उन्हीं को अभी के लिए न्यूक्लियर वेपन कंटिन्यू करने का हक है। कोई नया देश न्यूक्लियर वेपन बनाएगा नहीं, और जिन देशों ने अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया है ये भी धीरे धीरे डिसआर्मामेंट करेंगे, मतलब अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप करेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि कब गिव अप करेंगे। They will give up their nuclear weapon without timeline. That means indirectly they can continue to have nuclear weapons, other cannot. Disarmament का कोई डेट ही नहीं है। एंड बाय दिस टाइम 1967 P5 कंट्री, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 कंट्रीज हैं, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था। तो आज के टाइम में एज पर एनपीटी ओनली दीज P5 कंट्रीज आर अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, अदर्स कैन नॉट। अभी आया 1970s में, इट वाज इन्फोर्स्ड इनटू 1970s, 1970 और 67 वाज द कट ऑफ डेट, बट एनपीटी गॉट इन्फोर्स्ड इनटू 1970। तब तक तो ईरान पूरी तरह से प्रो अमेरिका था। ईरान ने साइन कर दिया एनपीटी कि हाँ हाँ सर बिल्कुल, आप ही ने तो दिया है, हम वेपन वगैरह नहीं बनाएंगे। उसके बाद 1979 में रेजिम चेंज हो गया। धीरे धीरे ईरान के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, इसको कोई स्टैब्लिश नहीं कर सकता, बट एलिगेशन लगते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन ही बना रहा है। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बेसिकली आपका जो यूरेनियम होता है उसको इनरिच करना होगा। जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें यूरेनियम 235 1% से भी कम मिलता है। आप उसको 4% तक इनरिच करेंगे तो उससे आप न्यूक्लियर पावर जनरेट कर सकते हैं। उसको आपको 90% तक इनरिच करना होगा, तब जाकर के आप न्यूक्लियर वेपन की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईरान के ऊपर एलिगेशंस हैं कि जो उसके
न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन साइट्स हैं वहीं पे न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है अप टू 90%, ताकि उससे वो न्यूक्लियर वेपन बना सके, मतलब वेपन ग्रेड यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है वो। अब एनपीटी के बारे में जब आप जान गए थे, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानिए, आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है दुनिया भर के जो भी देश हैं एनपीटी के सिग्नेटरीज, उनमें जाकर के वो ऑडिट करे और देखे कि वहां पे कोई यूरेनियम इनरिचमेंट वेपन ग्रेड लेवल तक तो नहीं हो रहा है। सिंस यू आर कमिटेड टू दिस अग्रीमेंट, so you must allow accessibility to IAEA auditors to see, have a surveillance in order to ensure that you are aligning with NPT provisions, मतलब you are not enriching uranium to the weapon grade। ठीक है। अच्छा, भारत पाकिस्तान की जहां तक मैंने बात की, तो इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ये देश जो है सिग्नेटरी नहीं है एनपीटी के, इसलिए हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया भी तो ये किसी इंटरनेशनल ट्रीटी का वायोलेशन की तरह नहीं देखा जाएगा। नॉर्थ कोरिया वाज सिग्नेटरी बट इट विड्रू इन 2003। साउथ सुडान भी एक देश है, ना ही वो सिग्नेटरी है, ना ही उसने न्यूक्लियर वेपन बनाया है। इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, बट फिर भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना। तो एनपीटी के पर्सपेक्टिव से बाकी दुनिया के ज्यादातर देशों ने साइन किया, ईरान ने भी साइन किया है। अब ईरान के पास एक ऑप्शन है कि वो एनपीटी से विड्रॉ कर जाए और विड्रॉ करके बोले कि हाँ मैं बना रहा हूं न्यूक्लियर वेपन, जैसे नॉर्थ कोरिया कर रहा है। फिर और पीछे पड़ जाएगा अमेरिका कि नहीं नहीं, तुम तो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, दुनिया के लिए खतरा है, तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो ईरान इसीलिए फॉर्मली एक स्टांस मेंटेन करता है कि नहीं, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, लेकिन आईएईए के ऑफिसर्स को पूरा डाटा भी नहीं देता है। वो आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, सर्विलेंस के लिए, तो पूरा उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं देता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो एलिगेशन आईएईए लगा रहा है वो सत्य है। ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और क्यों ना बनाए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो। तुम लेके बैठे हो, इजराइल को न्यूक्लियर वेपन देके बैठे हो, इजराइल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहते हो कि अरे उसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसके पास नहीं है, इसके लिए खतरा है कि नहीं है? देखिए, रिसेंट टाइम में जो यूक्रेन के साथ कर रहा है रसिया, इसके बाद से दुनिया के सारे देशों को समझ आ गया है कि अपना न्यूक्लियर वेपन होना कितना जरूरी है। भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है तो हम सुरक्षित हैं। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन था कोल्ड वॉर के टाइम में, वो खाली करा दिया उन्होंने, इवैक्यूएट करा दिया कि अब तुमको क्या जरूरत है न्यूक्लियर वेपन की, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। बुडापेस्ट कन्वेंशन 1994 में अमेरिका, रसिया सब ने मिलकर प्रॉमिस किया कि तुम अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप कर दो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अब उसके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं, अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो रसिया उसको इतना डोमिनेट तो नहीं कर पाता। तो न्यूक्लियर वेपन जो है एक न्यूट्रलाइजर की तरह काम करता है। भाई आपके पास तीर है, आपके पास आप छोटे मोटे चाकू है, ये सब है, आपके पास 100 चाकू है, 50 तीर है, एक AK-47 है, सामने वाले के पास तीर चाकू कुछ नहीं है, बस एक AK-47 है। मामला बराबरी का है। तीर चाकू कुछ काम नहीं आएगा, काम आएगा AK-47। वैसे ही कुछ काम नहीं आएगा आज के टाइम में अल्टीमेट न्यूट्रलाइजर, इक्विलाइजर है न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ये बात ईरान समझता है। ईरान को खतरा इजराइल से, सऊदी अरबिया को भी खतरा नहीं है इजराइल से, जबकि ऊपर ऊपर से दोनों हॉस्टाइल हैं पैलेस्टीनियन मैटर, लेकिन अंदर से तो हाथ मिला के बैठे हैं। तो ईरान शायद से न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है वेपन ग्रेड तक का। आईएईए ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला। अच्छा, वो पहले से भी रिपोर्ट निकालता रहता है कि हमें लगता है ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है। अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लगाए पास्ट में, बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए 2012 में, जिससे ईरान की इकोनॉमी एकदम कोलैप्स होने पे आ गई। तो फिर 2015 में अमेरिका ने उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट के अंतर्गत, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। फिर सैंक्शंस रेज किए गए और ईरान को बोला गया कि तुम अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज में पूरी एक्सेसिबिलिटी देगा ट्रांसपेरेंट मैनर में आईएईए के ऑफिसर्स को। ईरान ने उसको मानना भी शुरू कर दिया कि ठीक है, ईरान स्टार्टेड टू फॉलो दैट। ये सब ओबामा के टाइम में हो गया, 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हो गया, ईरान ने स्टिक करना भी शुरू कर दिया। 2018 में आए डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा ना ना, हमें नहीं भरोसा ईरान के ऊपर, ये आईएईए के ऑफिसर्स को जो डेटा दे रहा है उस पर हमें भरोसा नहीं, हमें लगता है अभी भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप विड्रू फ्रॉम दिस ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो पॉइंट ये है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का आरोप है ईरान के ऊपर, ये कोई नया आरोप नहीं।
ये पहले से लगता आ रहा है। 2011 में IAEA ने आरोप लगाया, 2012 में अमेरिका ने भरपूर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। आज तक यही लगता था। डोनाल्ड ट्रंप ने नया खेल शुरू किया है, जान से ही मार दो, नहीं तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते थे। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे 2012 से लेकर के 15 तक में। इकोनॉमिक सैंक्शंस के कारण ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी। ईरान ने एग्री किया कि नहीं, हम लोग सारा का सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्सेसिबिलिटी देने के लिए तैयार हैं। और 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका, ये दो मुख्य कंट्रीज। उसके अलावा बाकी देश भी थे P5 कंट्रीज प्लस जर्मनी। तो इसीलिए इस एग्रीमेंट को 2015 में साइन किया गया। इसको ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं या फिर P5+1 एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, 2015 में एग्रीमेंट के बाद से चीजें नॉर्मल हो गई। ईरान स्टार्टेड टू गिव एक्सेसिबिलिटी टू IAEA ऑफिसर्स, बट 2018 में डोनाल्ड ट्रंप केम एंड ही अगेन डिसाइडेड दैट अमेरिका विल नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ इट। ही सेड दैट नो वी डोंट ट्रस्ट ईरान। क्योंकि मामला सिर्फ न्यूक्लियर वेपन का हो तब तो मामला तो है इजराइल का भी, ईरान हमास को सपोर्ट करता है। मामला तो है नेचुरल गैस का भी। हमको कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप का या उनके पहले भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स उनको कुछ भी करके ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बदलना है। आरोप लगाते हैं कि एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, बट इनका मेन कंसर्न, अरे एनपीटी का सिग्नेटरी है और फिर भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। कई देश तो खुलेआम एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है, उसमें इजराइल भी है, तुम तो उसका सहयोगी भी है। तो आरोप लगाते हैं कि ये एनपीटी को वॉलेट कर रहा है, बट इनका मेन कंसर्न है कि पुराना सिस्टम लाओ। इजराइल का के अगेंस्ट जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना है, जो ये पुराना सिस्टम सपोर्ट करता है हमास को, उसको ब्रेक करो। जब ये सिस्टम ही नहीं रहेगा तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगा। रसिया के साथ कोई भी प्रॉक्सिमिटी के चांसेस को खत्म करो, ये सिस्टम हटाओ। तो रूट यहां है, रेजिम बदलो। ना प्रॉक्सिमिटी रहेगी, ना फ्यूचर ऑफ द फ्यूल पे तुम्हारा कैप्चर रहेगा। न्यूक्लियर वेपन भी इनको डेवलप करने नहीं देना है। उसके लिए आरोप, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर दिया तो मामला न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इक्विलाइजर का हो जाएगा। ईरान एंड अमेरिका विल नॉट बी एबल टू डोमिनेट। अब उसके लिए जो फॉर्मल तरीका ये अपनाते हैं कि तुम एनपीटी का सिग्नेटरी होते हुए भी IAEA को एक्सेस नहीं दे रहा, इस कारण से हमें डाउट है। तो पहले लगाए इकोनॉमिक सैंक्शंस इकोनॉमिक सैंक्शंस विड्रू किए। ईरान ने कमिट किया कि हम एक्सेसिबिलिटी देंगे, लेकिन अमेरिका ने फिर भी 2018 में उस एग्रीमेंट को वापस से उससे विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अमेरिका को चाहिए ही नहीं कि ईरान बस न्यूक्लियर वेपन ना बनाए और सब कुछ शांति से चलता रहे। ये बस उसका लक्ष्य नहीं है। अमेरिका का मेन लक्ष्य है न्यूक्लियर वेपन तो ना ही बनाओ, साथ ही साथ उससे भी बड़ा लक्ष्य है कि यहां पे लीडरशिप रेजीम चेंज किया जाए, इजराइल को एक फुल सेफ्टी मिल जाए। जब तक ये रेजीम है, सुप्रीम लीडर वाली रेजीम, तब तक इजराइल के लिए खतरा है, तब तक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, तब तक अमेरिका के लिए खतरा है कि रसिया विल क्रिएट कोऑर्डिनेशन विद ईरान। आर यू गेटिंग? अब रिसेंटली हुआ क्या है, 2026 के फरवरी में 20-22 फरवरी के आसपास IAEA ने एक रिपोर्ट सबमिट किया, जिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अपने फोर्डो साइट पे, न्यूक्लियर साइट पे वो इनरिचमेंट कर रहा है अप टू वेपन ग्रेड। अब इस रिपोर्ट के बाद ये बौखला गए इजराइल और अमेरिका। ये नहीं चाहते कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आने के बाद फिर हम लोग पाकिस्तान को कितना पीट चुके हैं, 1999 तक सारे वॉर में वो हारा है। उसके बाद से बियॉन्ड ए पर्टिकुलर लेवल वी ऑल्सो डोंट स्ट्रेच द कॉन्फ्लिक्ट, गिवन दैट पाकिस्तान ऑल्सो हैज बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जो ट्रेडिशनल वॉर होते हैं उसमें वो कैटेस्ट्रॉफी नहीं हो सकती है, बट न्यूक्लियर वेपन आने के बाद कैटेस्ट्रॉफी कैन बी मैसिव। जब आप किसी देश को उसके ब्रिंक तक पहुंचा देंगे तो वो मजबूर हो जाएगा, फिर वो न्यूक्लियर वेपन ही इस्तेमाल करेगा, और क्या करेगा? आर यू गेटिंग? अब मिलकर के इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक किया और वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया। सुप्रीम लीडर को मार देते तो बवाल बहुत होता, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको जैसा कि मैंने बताया इस्लामिक रिपब्लिकन सिस्टम है, तो इस कारण से थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल सिस्टम तो है ही। विमेन के राइट जो हैं वो काफ़ी हद तक सब्जुगेट किए जाते हैं। खूब प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं अगेंस्ट
द करेंट रेजिम इन ईरान। विमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं अलग, हिजाब कंट्रोवर्सी या हिजाब बैन प्रोटेस्ट बहुत चला था 2022 में। अमेरिका टाइम टू टाइम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है, इस कारण से भी वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस, इस कारण से लोग जो हैं इस सिस्टम से खुश नहीं है। तो वहां पे जब सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया गया तो अभी तो ईरान के जो नेक्स्ट सेट ऑफ लीडर्स हैं दे आर रेस्पॉन्डिंग, और वो अमेरिका और इजराइल के जो भी एलाइज हैं मेनली यूएई वगैरह उन पे अटैक कर रहे हैं। इसी कारण से दुबई में और अबू धाबी में भी थोड़ा बहुत अटैक हुआ है क्योंकि ईरान हैज रिटेलिएटेड। बट अभी देखना होगा कि सच में ये रिटेलिएशन चलता है लंबे समय तक या नहीं, क्योंकि ईरान इटसेल्फ इज इंटरनली डिवाइडेड। मेनी पीपल इन ईरान देमसेल्फ वांटेड रेजिम चेंज इन ईरान। यहां पे भी ये कह रहे हैं, फॉर्मली इनका आर्गुमेंट है कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है डिस्पाइट बीइंग सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी। ईरान के लिए कितना आसान है कि कह दे कि नो वी आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, लेकिन ये फिर और पीछे पड़ जाएंगे। समझ रहे हो? तो कह ये रहे हैं फॉर्मल कारण ये है, बट रियल रीजन है ये 1979 से ही पीछे पड़े हैं कि वो रेजिम चेंज हो। ये चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो ताकि इजराइल को एक सेफ्टी मिले, वो जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो ना बने। वो रसिया के साथ प्रॉक्सिमिटी नहीं चाहते और न्यूक्लियर वेपन तो नहीं चाहते। बहाना है कि इंटरनेशनल कानून तोड़ रहा है, कानून तोड़ रहा है। कानून तोड़ने वाले सबसे बड़े अपराधी यही हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के। लेकिन मेन कारण है कि न्यूक्लियर वेपन आ गया ऑफिशियली तो फिर उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ही बातें हैं, 4 बातें अगर आप समझते हैं तो आप इस मामले को समझते हैं। इन 4 मामलों को मैंने, बाकी तो सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम लीडर को मार दिया और ये कर दिया वो कर दिया, ऑपरेशन ये लॉन्च हुआ, बट मामले 4 ही हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएस ने लॉन्च किया, ऑपरेशन रोरिंग लॉयन इजराइल ने लॉन्च किया, सुप्रीम लीडर को मार डाला। ईरान ने भी काउंटर अटैक करना शुरू किया तो यूएई वगैरह में कहीं कहीं पे बम्बार्डिंग की है। ठीक है, अच्छा, इस तरह की कोशिश पिछले साल जून में भी हुई थी जिसमें अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। तो उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त कहा था, हमने उनको लाइटली ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तुम्हारा टाइम हमने फिक्स कर लिया है। सुप्रीम लीडर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तुमको कब मारेंगे हम, वो हमने तय कर लिया है। मुझे लगा यार ये तो, बट ही ओपनली सेड दैट इन जून इटसेल्फ कि अभी तो छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन तुम्हें कब मारना है वो टाइम हमने तय कर लिया है। अब 4 कारण है मेनली, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेन कारण तो है ये है सीड, सारी कहानी तो यहीं से शुरू हुई है। नहीं तो अमेरिका ने ही यहां न्यूक्लियर वेपन बनवाया है। पहलवी रेजिम हटा, वहां पे एक नया सिस्टम आ गया। अच्छा, उसमें इजराइल एंगल भी डाल दो। अमेरिका जो है इजराइल का हमेशा से ही सपोर्टर रहा है, जो कारण मैंने आपको बताए। अब 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद एक अजीब सा सिस्टम आया है ईरान के अंदर। बिफोर देयर वाज मोनार्की अंडर शाह रेजा पहलवी एंड प्रो वेस्ट एंड थोड़े बहुत सेकुलर भी थे, मतलब इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स आइडियाज नहीं थे। 1979 के बाद से दे हैव हैविंग इस्लामिक रिपब्लिकन सिस्टम, बट most importantly they have a supreme leader, most powerful authority, even president is subordinate to him. तो लोग वोट करते हैं, प्रेसिडेंट चुनते हैं, पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम आर सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर अभी तक 2 ही हुए हैं, रूहुल्लाह खोमेनी और उनके बाद अयतोल्ला अली खोमेनी। ठीक है, फाइन, एंड ही हैज बीन एलिमिनेटेड नाउ। सीड है 1979। दूसरा कारण है हमास। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जो मैंने आपको बात बताई, ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है, उसमें एक हमास भी है। और हमास जो है वो इजराइल के लिए हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास के अलावा हिजबुल्ला एंड हुतीज इन यमन, ये सब भी हैं। एंड प्रॉक्सिमिटी विथ रसिया, 25% नेचुरल गैस रसिया में है, 17% ईरान में है। तो मिला जुला करके दुनिया का 42% नेचुरल गैस इनके पास है। नहीं चाहते व्लादिमीर पुतिन की ये लीडरशिप हटे, नहीं तो अमेरिका का से या कंट्रोल पूरे वेस्ट एशिया में फैल जाएगा। तो इस कारण से
रसिया हैज बीन पुटिंग इट्स वेट बिहाइंड। सबसे पहले रसिया ने क्रिटिसाइज किया, रसिया ने कहा इट्स अ मर्डर। अब रसिया हो सकता है, आई डोंट नो, बट अब रसिया जो अपना सारा गुस्सा और किस पे उतारेगा, यूक्रेन पे। तुमने शक्ति प्रदर्शन किया इस पे, तो अब हम उस पे करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में यही हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। यूरेनियम इनरिचमेंट की मैंने बात की, तो यूरेनियम जो आपको पता है फिजन रिएक्शन के थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करता है। अब नेचुरली जो यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम 235 ओनली 0.8% होता है। अगर 4% तक इनरिच किया तो उससे पावर जनरेट किया जा सकता है, 90% तक इनरिच किया तो उससे न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है। तो वेपन ग्रेड इनरिचमेंट 90% तक करना होगा। ईरान के अंदर कई सारे न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये सब नाम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अब इंपॉर्टेंट हो गए हैं। फोर्डो, इस्फहान, नतांज, ये 3 नाम आपको याद रखने होंगे। ये तीनों साइट पे एक्सेसिबिलिटी नहीं देता ईरान ठीक से आईएईए को। आईएईए अब एनपीटी का सिग्नेटरी है, और एनपीटी के हिसाब से जिन देशों ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया 1967 तक, वही रख सकते हैं। बनाए वही P5 कंट्रीज ने थे। तो उसके हिसाब से ईरान कैन नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन, एंड ईरान ऑफिशियली डज नॉट होल्ड न्यूक्लियर वेपन। बट आईएईए को ठीक से एक्सेसिबिलिटी नहीं देता। आईएईए इज इन नाउ न्यूज, तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनाया गया, एनपीटी से क्या रिलेशन है। यूएनएससी को ये अपना रिपोर्ट देता है, ये अपना रिपोर्ट अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को देता है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है फिर वो रिपोर्ट यूएनएससी के सामने रखते हैं। तो यही हुआ है रिसेंट टाइम में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इसने रिपोर्ट दिया कि हमें लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। पहले भी सैंक्शंस लग चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 2012 में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे, फिर वो इकोनॉमिक सैंक्शंस को लिफ्ट किया गया 2015 में यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। दैट यूएस ईरान न्यूक्लियर डील इज आल्सो नोन बाय द नेम ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, आई टोल्ड यू। उसका दूसरा नाम भी है P5+1 डील, बिकॉज एक तरफ P5 कंट्रीज प्लस जर्मनी है, जर्मनी इज नॉट ए P5 कंट्री ऑफ यूएनएससी येट इट इज पार्ट ऑफ दिस डील, और दूसरी तरफ ईरान है, तो P5+1 डील भी इसको कहते हैं। बट अमेरिका विड्रू फ्रॉम दिस इन 2018। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने 2016 में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें भरोसा नहीं है, इस डील के बावजूद भी हम नहीं मानते। और जब विड्रॉ कर गए तो ये डील मोर और लेस कोलैप्स कर गई, और फॉर्मली चल रही है, बट द मेन पार्टी हैज विड्रॉन, तो एक तरीके से कोलैप्स कर गई। उसके बाद लेट फरवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आईएईए ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दिया कि यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा है एट इस्फहान फैसिलिटी। और उसके बाद इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक किया, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि न्यूक्लियर वेपन आ जाए ईरान के पास। भारत के लिए क्या खतरा होगा? अच्छा, भारत को पहले ही अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारत सरकार ने 15 दिन पहले ही ईरान के अंदर जितने भी अपने सिटीजन हैं उनको एक निर्देश दे दिया था कि बाय ऑल मीन्स ट्राई टू विड्रॉ फ्रॉम ईरान, चाहे जो हो जाए, जैसे भी हो, ईरान से विड्रॉ करो। भारत मूल के कई सारे लोग इस रीजन में रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं, तो डायस्पोरा की सेफ्टी का मामला है, रेमिटेंस का मामला है, वो वहां से रहते हैं तो पैसे कमा करके भेजते हैं, रेमिटेंस पे भी नुकसान होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, इस एरिया से खूब सारा ऑयल नेचुरल गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा होगा। एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट, जब इस रीजन में कंफ्लिक्ट बढ़ेगा, खासकर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, इसके जस्ट नीचे ब्लॉक कर दिया, यहां से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड होता है, उसको जब ब्लॉक कर दिया तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, और जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे तो भारत 80% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जब दाम बढ़ जाएंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व से खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये सारा मामला देखा जाए, मुझे बातें तो और भी कई सारी करनी है, आई कैन कम अप विथ मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक इन फ्यूचर। इस सारा मामला देखा जाए तो है न्यूक्लियर वेपन का। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन जब पहली बार बना, उसको बनाने वाले उनके जो फादर कहे जाते हैं रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, तो उनको लगा था कि न्यूक्लियर वेपन मेनली बनाया जा रहा है जर्मनी को रोकने के लिए, जर्मनी अंडर हिटलर। लेकिन जब तुरंत ट्रूमैन गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, उसने तुरंत उसका इस्तेमाल कर दिया जापान के ऊपर, जस्ट टू प्रोजेक्ट पावर ऑफ अमेरिका, और जिस तरह की कैटेस्ट्रॉफी हुई, उसके बाद से रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ऑल्सो सेड कि आई हैव क्रिएटेड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। He was full of guilt and then he started reading different scriptures, religious scriptures। उसी दौरान उन्होंने पढ़ा भगवत गीता, और भगवत गीता में उन्होंने पढ़ा जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आई एम द क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर, आई एम टाइम। बेसिकली अर्जुन थोड़ा विचलित हो गए थे कि मैं कैसे इनको मारूं, और पूरी दुनिया खत्म हो सकती है इस महाभारत के कारण।
देन कृष्ण सेड दैट आई एम द डिस्ट्रॉयर, यू आर नॉट, यू आर जस्ट अ मीडियम। तो ये जब पढ़ा रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने तो उनको समझ आया कि शायद से न्यूक्लियर वेपन ही लॉर्ड कृष्ण है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मीन्स टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। बिकॉज दुनिया ने अभी तक जितना न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, इससे पूरी दुनिया को कम से कम 10 बार पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। और जिन देशों ने नहीं बनाया है वो अपने जैसे बाकी देशों का हश्र देख करके बेचैन है कि हमें जैसे तैसे भी वेपन बनाना ही है। यूक्रेन की हालत देख करके, रसिया के और ईरान की हालत देख करके, ईरान ने अगर आधा वेपन बनाया है तो पूरा बना लेता अगर, तो उसकी ये हालत नहीं होती। तो अब जिन देशों ने नहीं बनाया है वो भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की बेजोर कोशिश करेंगे, चाहे ऑफिशियली या इनफॉर्मली। और जब दुनिया के सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा तो किसी ने भी वो थ्रेशोल्ड लिमिट को ब्रीच किया और एक बार ये वॉर शुरू किया न्यूक्लियर वेपन, देन देयर विल बी चेन रिएक्शन एंड दैट मे लीड टू ओवरकिल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग वगैरह में भी आइडियाज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन, हाउ इट हैज बीन इक्वेटेड विथ लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और ये किसी और ने नहीं, द क्रिएटर ऑफ न्यूक्लियर वेपन, उन्होंने कहा था कि ये मैंने क्या बना दिया, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 50 साल बाद, 100 साल बाद, दिस इज बाउंड टू हैपन। ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनको पता है कि हमारे पास अगर नहीं होगा तो ये हमें ऐसे ही नोचते रहेंगे जैसे अभी यूक्रेन को नोच रहे हैं लोग। ठीक है, पावरफुल कंट्रीज तो सब बनाने की कोशिश करूंगे, जब सब बना लेंगे तो कभी ना कभी तो थ्रेशोल्ड लिमिट पार होगा, ब्रीच होगा। चलिए, आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसके बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये पीडीएफ में डाल दूंगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, इस पे न्यूक्लियर वेपन पे ज्यादा बेहतर प्रश्न बन सकता है, लेकिन मैंने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पे दिया है। कल के जो यानी कि सैटरडे के जो एनालिसिस था उसका आंसर भी मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।